Good morning everyone and welcome back in Royal Commerce Family। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस 9 वर्ष में मेरी ये पहली वीडियो आ रही है और इसके बीच में जो गैप था उस गैप के लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से टाइम मिलता है उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए कि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं आपके सामने एक प्रॉपर वे में रख सकूं, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसको आप इजीली क्लियर कर सको। बच्चों, यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैं लेकर के आई हूँ एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। एमकॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बच्चों, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स का बेस ही होता है बिजनेस, और बिजनेस को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इसके इन्वॉल्वमेंट को समझ सके। बिजनेस किस परिस्थिति में रहता है, किस स्थिति में वर्क करता है, उसके आसपास की चीज़ें क्या वो उसके सामने घटती है, ये सब सभी का इफेक्ट एक बिजनेस के ऊपर पड़ता है। जस्ट लाइक वो हमारे ऊपर जो जैसी हमारी आसपास का परिवेश होता है, हम जहाँ रहते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोच, हर एक चीज एक्टिविटीज का प्रभाव जैसे हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ता है, हमारे थिंकिंग के ऊपर पड़ता है, हमारा डेवलपमेंट पे पड़ता है। सेम अगर देखा जाए तो बिजनेस के साथ भी यही कंडीशन है बच्चों। बिजनेस कहाँ पर किस सोसाइटीज में स्टेबल है, कहाँ डेवलप हो रहा है, सर्वाइव हो रहा है, उसके आसपास कितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ये सब सभी का प्रभाव एक बिजनेस के ऊपर पड़ता है। बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक बिजनेसमैन को हर एक स्टेज में बहुत का डिसीजंस लेना पड़ता है, उन्हें हर बिजनेस एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग का ही नाम है। तो एग्जैक्टली ये एकदम से सही बात है। बिजनेस जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट्स पर डिपेंडेड है, और इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजिंग आता है। तो उसके बेस पर एक बिजनेसमैन को हमेशा डिसीजंस लेना पड़ता है, और उसका एक बेटर डिसीजन उसे अपने राइवल से आगे ले जाता है, और वो अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाता है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है क्या, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है बच्चों। व्यवसायिक पर्यावरण है ना। व्यवसायिक पर्यावरण को आपको बच्चों एक बात मैं आप लोगों के सामने यहाँ शेयर कर दूं कि यहाँ पर आप कई सब्जेक्ट्स को लेकर के देख सकते हो, कई सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियोस देख पाओगे, और जो आपके नेट के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ आपको जो है आपके अभी के प्रेजेंट जिस क्लास में आप हो उस क्लास की तैयारी के लिए भी मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है। तो आप लोग मेरे वीडियोस में शुरू से लेकर अंत तक पहले तो बने रहें, और इसके साथ में परमानेंटली आप इसके साथ जुड़े, ताकि मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा कि ये दो जो वर्ड है बिजनेस एंड इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको पहले सेपरेटली समझना होगा, क्योंकि इसका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, लेकिन बेसिकली इस सब्जेक्ट को समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है बिजनेस, क्या होता है बिजनेस, क्या है बिजनेस इज एन organization. Business is an organization engaged in producing goods and services in profit मोटिव। हम लोगों को ये बात अच्छे से पता है बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं। बिजनेस हम लोग किस लिए करते
करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, वो होता है हमारा प्रॉफिट। बिजनेस कमाना मतलब कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना, प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना, मैक्सिमाइज करना। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मोटो ही होता है कि वो अपने बिजनेस को सरवाइव करे, उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, और इसका वर्क क्या है, तो प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर हम लोग एक और अंडरस्टैंडिंग के साथ जाए तो क्या होगा कि अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये है इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है, ये कलेक्टिव एफर्ट है बच्चों। यहाँ क्या वर्ड आ रहा है कि बिजनेस एक कलेक्टिव एफर्ट है, मतलब बिजनेस में कई रिसोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ये रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं, जिसके साथ हम लोग बिजनेस करते हैं। तो ये क्या है, ये कलेक्टिव एफर्ट्स है, वेयर अ फर्म engage in commercial, industrial and professional एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिजनेस में कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो कि कॉमर्शियल एक्टिविटी जितने भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं दूसरे से बेटर वे में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो कॉमर्शियल जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स होता है वो लिखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे बेचने का काम करते हैं। और ये बिजनेस क्या एक प्रोफेशन भी है, ठीक है ना। प्रोफेशन कहने का मतलब क्या है कि इसको मैंने बिजनेस करने के लिए एक अलग से स्किल की जरूरत होती है। बोलते हैं ना बिजनेसमैन मतलब कि एक पैदा होता है और उसको बनाया जाता है, मतलब कि बिजनेस की एक माइंड अलग होती है, एक थिंकिंग अलग होती है बिजनेसमैन की, तो ये एक प्रोफेशन की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो बिजनेस करने वाला पर्सन हमारे आगे के एक नॉर्मल सोच ना रख करके बिजनेस के लिए एक सोच रखता है। तो सिंपली हम लोग ज्यादा वर्ड्स के डेप्थ में ना जा करके सीधे हम लोग अपने टॉपिक्स के मीनिंग पर जाएंगे, टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। तो अगर कहा जाए तो बिजनेस में ये 3 एक्टिविटीज जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है बच्चों। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिजनेस कई ऑब्जेक्टिव्स के साथ में वर्क करता है, यानी कि बिजनेस के अंदर कई तरह के उद्देश्य होते हैं बच्चों। वो सबसे पहले कि बिजनेस जो है वो सर्वाइवल, बिजनेस जो है वो क्या करता है, कई लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहता है। जो बिजनेस है प्रॉफिट तभी होगा जब वो एक लंबे समय तक मार्केट में जम के रहेगा और वो सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। स्टेबिलिटी, वो मार्केट में जमा रहे, अपना पैर जमा करके रखे और उसके राइवल्स के मुकाबले वो अच्छा परफॉर्मेंस के साथ में बना हुआ रहे। ग्रोथ करना, केवल जमा रहना ही काफी नहीं होता बिजनेस के लिए बच्चों, क्या है ग्रोथ करना, उसका विकास होते रहना, हर बार से इस बार उसका परफॉर्मेंस और अच्छा होना, ये ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो ग्रोथ भी जो है करना ये बिजनेस का एम होता है। प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ है सब कुछ है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रही है तो बिजनेस में उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग कहा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि प्रॉफिट इज अ बिगेस्ट एक्सटिमुलेंट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, है ना। कहा जाता है तो प्रॉफिट ही वो एक प्रोत्साहन देने वाला एक पॉइंट है ना, जो बिजनेस को सर्वाइव कराता है, बिजनेस को स्टेबल करता है ना, उस अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और देखिए और इसका मेन मोटिव होता है इफिशियंसी, यानी कि वो बेटर ढंग से मार्केट में एक बेस्ट यूनिट्स के साथ में मार्केट में बना हुआ रहे, उसका मार्केट में एक अच्छी पकड़ हो, वो प्राइस के ऊपर उसकी पकड़ हो, मार्केट की एक्टिविटीज में उसकी पकड़ हो, तो ये एक बिजनेस का एम होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक बिजनेस का
5 उद्देश्य होता है जिसको लेकर के बिजनेस जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ आपको बातें और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि 2-3 बातें तो हम लोगों ने देखा, आगे हम लोग क्या देखना है कि अगर प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर वो बिजनेस में प्रॉफिट ना हो, फ्यूचर डेवलपमेंट ना हो, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस को आगे थिंक करना उसके बारे में हमारे लिए पॉसिबल नहीं बनता। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट इज अ बिगेस्ट एक्सटिमुलस ऑफ फॉर ऑल बिजनेस, ऑल बिजनेस है ना, बिजनेस सभी बिजनेस के लिए ऐसा होता है, सर्वाइवल, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। दूसरा हम लोग चीज देखेंगे कि एक बिजनेस में जो है वो ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। अब इसी रिस्क के आधार पर अगर देखा जाए तो बिजनेस में एक बिजनेसमैन जो है एक रिस्क टेकर होता है। एक कैपिटल जो है रिस्क किसके ऊपर होता है कि जो ये कैपिटल इन्वॉल्व करता है बिजनेस में, इन्वॉल्व करता है बिजनेस में, इस कैपिटल को और ये रिस्क किससे जुड़ा हुआ था, तो फ्यूचर से, ठीक है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, तो मुझे यहाँ पर जो बोलना है उसको मुझे एक सेलेक्टिव वर्ड्स यूज करना होगा ताकि हम ज़्यादा डेप्थ में ना ज़्यादा मतलब कि ऐसी चीज़ों में ना उलझ जाएं जो हमारे केवल वर्ड्स के मीनिंग पर ना उलझ जाए। मेन हमारा टॉपिक है कि हम अपने टॉपिक्स के साथ बने हुए रहें। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, तो उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं शॉर्ट में आपके सामने रख सकूँ, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट को बना सकूँ आपके माइंड में। तो यहाँ पर उस चीज़ को आप लोग थोड़ा देखेंगे। अब वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो तो अभी मेरी कोशिश रहेगी। तो सिंपल है कि बिजनेस क्या है, एक रिस्क टेकिंग प्लेस है जहां पर ये रिस्क जो है इन्वॉल्व होता है हमारे फ्यूचर से, क्योंकि आज हम पैसा इन्वॉल्व करते हैं बिजनेस में, उसका रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिलता है ना। तो उसकी पैसा जो सही जगह लगा या नहीं लगा, क्या हमको रिटर्न मिला, ये सब समथिंग। और ये जो है हम क्यों, सबसे पहली बात तो फ्यूचर से रिलेटेड हुआ। और जो हम लोग कैपिटल इन्वॉल्व करते हैं तो वो कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल हमारा या तो हम किसी से लेकर के करते हैं हमारे पास, या जो रिजर्व होता है, फंड होता है, उसको हम लोग बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये पैसा डूबेगा या फिर बिजनेस में और ज़्यादा मतलब रेस करेगा, तो ये हमारा एक्टिविटीज़ पर, हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस एक रिस्क टेकिंग प्लेस है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये रख सकते हैं कि जो हमें प्रॉफिट मिलता है, जो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो एक रिस्क का रिवार्ड है ना, रिवार्ड है। अगर बोला जाए तो ये क्या है, रिवार्ड है। जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या है, एक इनाम है। इनाम, रिवार्ड किसको बोलते हैं, इनाम बोलते हैं ना। तो इनाम के तौर पर मिल रहा है क्योंकि जो हम लोग रिस्क लिए उससे हमारी प्रॉफिट हो रही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बना के रखना है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग बना के रखना है कि हमारा फ्यूचर एक्चुअली में वो अनसर्टेन होता है। तो जिसके लिए हमारा जो एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, हर एक एक्टिविटीज जिसका रिजल्ट हमको फ्यूचर मिलने वाला है, आज ले रहे हैं हम डिसीजन लेकिन रिजल्ट फ्यूचर मिलने वाला है, तो ये बिजनेस को काफी ज्यादा, बिजनेस की एक्टिविटीज को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। और आज का अगर हम लोग बिजनेस, हम लोग इन्वायरमेंट जो देख रहे हैं हमारे आसपास का बिजनेस का इन्वायरमेंट, तो काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड लेवल पर हमारा बिजनेस जो है वो जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक काफी ज्यादा सरवाइव करना, एक कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक कंपटीशन में बिजनेस को सरवाइव करना काफी ज्यादा मतलब कि जटिल प्रक्रिया हो चुकी है। क्योंकि आज क्या है, आज पूरा वर्ल्ड, होल वर्ल्ड जो है ना एक वन मार्केट के रूप में डेवलप्ड है, ठीक है ना, हमारे सामने है। क्योंकि आज केवल हम इंडिया में हैं, तो ऐसा नहीं केवल इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई कंट्रीज के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जो है कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उनके मुकाबले हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह का है, जिस तरह से लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। तो ये सब सारी बातें जो है वो आ जाती है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट एक्चुअली में कहा जाए तो जहाँ इन्वायरमेंट की बात आती है, बिजनेस के इन्वायरमेंट की बात आती है, तो एक ज़्यादा वाइटल मतलब एरिया को वो इन्वॉल्व करता है, मतलब कि इसके साथ में जोड़ता है। तो
इसमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बिजनेस का पैटर्न चेंज हो रहा है बच्चों, उससे वैसे वैसे बिजनेस और ज्यादा जटिल बनता चला जा रहा है ना। पहले बिजनेस जो है एक एरिया तक होता था, लेकिन आज के डेट में जो बिजनेस का जो रेंज है वो वर्ल्ड वाइड हो गया है। आज एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक प्रोडक्ट वो कंपटीशन कर रहा है वर्ल्ड लेवल पर, तो वहां पर अपने आप को सरवाइव करना, वहां पर अपने आप को स्टेबल करना, ग्रोथ करना, प्रॉफिटेबिलिटी बेस पर अपने आप को स्टे करना और इफिशियंसी के साथ में बेटर वे में हम अपने प्रोडक्ट्स को ला सके, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड्स, बहुत बड़ी चुनौती बन गई है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस वाली बात तो यहाँ पर हम लोग एक बिजनेस से रिलेटेड एक हम लोग एक मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर आता है ये दूसरा टॉपिक जो होता है, जो है क्या, इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट के बारे में है कि बिजनेस जहां पर रन कर रहा है उसके आसपास किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह का इन्वायरमेंट मतलब क्या, किस तरह का सिचुएशन है। तो ये चीजें बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, तो हम लोग वहां पर देखेंगे। अगर हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे तो इन्वायरमेंट में हर वो चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी जो बिजनेस को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, बिजनेस पर किसी तरह से प्रभाव डालती है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। तो अगर हम लोग इसके कंबाइंड टॉपिक्स पर अगर हम लोग जाते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम लोग बिजनेस के आसपास के सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस किस तरह से इफेक्टेड हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें आसपास हो रही है उनसे कैसे इफेक्टेड हो रहा है, ये सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको समझने के लिए हमको कैथ डेविस का एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग लेकर के चलेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन। इस बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एग्रीगेट, एक जुड़ाव है, एक साथ में जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट, एक मिला हुआ एक एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट्स एंड, अगर कहा जाए तो इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड एफर्ट्स। देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करें, ये कैथ डेविस का डेफिनेशन हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिन्होंने कहा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक एग्रीगेशन है, एक एग्रीगेट है जिसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें हर सारा कंडीशंस, हर सारे इवेंट, जो घटनाएं घट रही हैं, जो इन्फ्लुएंस, जो बिजनेस, जो आसपास जो होने वाली परिस्थितियां, ये सब जो हमारे सराउंड है, जो बिजनेस के आसपास है, ठीक है बच्चों, और एंड इफेक्टेड, जो इसको प्रभावित कर रही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो कि जो प्रभावित नहीं कर रही है वो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात करें तो हम कहीं जा रहे हैं तो कोई चीजें जो हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो उसी तरह से बिजनेस में जो चीजें बिजनेस को प्रभावित कर रही है एंड जिसके कारण बिजनेस को अपने अंदर चेंजिंग लाने की जरूरत पड़ती है, तो उसे ही हम लोग बिजनेस का इन्वायरमेंट कहेंगे, उसे ही हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का हम लोग अभी कंपोनेंट्स देखेंगे, क्या होते हैं, कौन कौन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, अगर इस डेफिनेशंस के बेस पर, तो क्या समझ में आता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया है बिजनेस के अंदर, क्योंकि कोई चीजें जो इफेक्ट कर रही है, जो इसके एक्टिविटीज को इफेक्ट कर रही है, तो एक काफी ज्यादा जटिल प्रक्रिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर हमें अपने बिजनेस को अपने आप में चेंजिंग लाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में उसके नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखें तो बिजनेस क्या है, इन्वायरमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है ना। अरे बिजनेस में रिपीटली चेंजिंग आती है। बिजनेस जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो उसका वातावरण है, बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हो, ये स्टेबल नहीं होता, ये चेंजिंग होता है, ये एक डायनेमिक है, डायनेमिक प्रोसेस है। या
पॉलिसीज हो गए, कस्टमर के चॉइस में चेंजिंग आ गया। इस तरह से कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को डायनेमिक बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो उसमें वो चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती है, यानी कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती है। तो बिजनेस का हम लोग जो कंपोनेंट्स अभी देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जनरली हम लोग बिजनेस में के इन्वायरमेंट में बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, जो बिजनेस को चेंजिंग करने में, अपने आप में चेंजिंग लाने में जो ज्यादा जोर देती है। लेकिन इसके साथ में कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो सिंपली अगर देखा जाए तो जहां बिजनेस इन्वायरमेंट की बात आई तो बेसिकली रूप में हम लोगों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ज्यादा हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। अगर हमें क्या मैंने यहाँ पे लिखा है कि द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड ऑन एडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द बिजनेस विद इन विच इट्स फंक्शन, यानी कि बिजनेस को अगर सक्सेस करना है, सरवाइव करना है, स्टेबल रहना है, प्रॉफिट कमाना है, तो जाहिर सी बात है कि उसको अपने इन्वायरमेंट के आधार पर चलना पड़ेगा। अगर वो अपने इन्वायरमेंट को अवॉइड करती है तो वो किसी भी सूरत में वो इन्वायरमेंट में नहीं रह पाएगी। उसके राइवल्स उसको उसके मार्केट से हटा देंगे तो वो मार्केट में कभी भी अपना जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसे पूरा नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक मैंने कोशिश किया है कि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के एक डेप्थ कॉन्सेप्ट को आपके सामने में क्लियर कर सकूं। आइए हम लोग अब देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण बिजनेस का इन्वायरमेंट सबसे पहले कि इसकी स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और दूसरा एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को जानना एक काफ़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। अगर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर वो हमें नहीं पता हो एज ए बिजनेसमैन, तो हम अपने बिजनेस को कभी भी अपने गोल तक नहीं ले जा पाएंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया है। तो अब आपको समझ में आएगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानना है क्योंकि इसके बारे में कभी भी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कई बार हम लोगों ने इस चीजों का डिस्कशन मतलब कि हम लोगों ने किया। देखिए क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक्चुअली उसी के कारण बिजनेस जो है वो एक डायनेमिक, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है उसे इसका इन्वायरमेंट, क्योंकि इसके इन्वायरमेंट के साथ में कई कंपोनेंट्स जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके इस सारे कंपोनेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में और शॉर्ट में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि जिस तरह से हमारा एक घर का इन्वायरमेंट होता है, जैसे आप हो तो आपका एक घर का इन्वायरमेंट है, और आप जब बाहर निकलते हो तो बाहर का जो आपका इन्वायरमेंट है, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। घर में आप जिस तरह से रहते हो तो घर की हर एक एक्टिविटीज़ को, हर एक जो स्थिति है, जो सिचुएशंस है, उसको आप अपने तरफ से ढाल लेते हो। मतलब कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो चीज़ में आपको लगता है बदलाव करने की जरूरत है, तो आप इजीली उसमें चेंजिंग ला सकते हो। लेकिन अगर आप जब बाहर जाते हो तो बाहर वाला सिचुएशन में क्या होता है कि आप उसमें चेंजिंग नहीं ला सकते क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो सेम चीज़ें बिजनेस के साथ में जुड़ी हुई है बच्चों। यहाँ पर मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को आपकी लाइफ के साथ कोरिलेट करके हर एक सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो सके। तो आप आई होप इसको आप समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में दो इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि मैंने एक आपको होम का कंडीशन बतलाया कि अपने घर में आप जब रहते हैं और जब आप बाहर जाते हैं, तो सेम सिचुएशन हमारे बिजनेस के साथ भी होता है। एक बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस के अंदर होता है, जिसमें बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इसके जो ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इंटरनल फैक्टर्स है उसमें क्या क्या चीजें आ जाएगा।
तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस अपना उद्देश्य अपने आधार पर डिसाइड कर सकता है कि हमें क्या एक्चुअली में गोल मतलब कि चाहिए। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये एक एंड रिवार्ड होता है कि हम जो हमें लास्ट में प्राप्त होता है, जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं वो इसी गोल को, इसी ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट में रख करके हमारे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझिएगा तो ये एंड रिवार्ड होता है। वैल्यूज, देखिए वैल्यूज का मतलब क्या होता है, हर एक बिजनेस का अपना एक वैल्यूज होता है, अपनी एक नीति होती है, अपनी एक एथिक्स होती है। तो उसी एथिक्स के आधार पर वो प्रोडक्शन करता है, ऑल ओवर एक्टिविटीज जो है करता है। तो बिजनेस का नियम कह सकते हैं, तो ये बिजनेस के वैल्यूज को इंडिकेट करता है। बिजनेस का जो अगर मिशन की बात करें तो बिजनेस का मिशन यानी कि बिजनेस का पर्पस क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, सरवाइव करना, प्रॉफिटेबिलिटी बेस पर अपने आप को लेके जाना, ईच एंड एवरी बहुत सारा। तो यहाँ पर जितनी भी मतलब आपका जो गोल है, जो आप पाना चाहते हैं बिजनेस के थ्रू, तो वो आपके मिशन में आ जाता है, मिशन में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक्स की तो जो आता है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये हमारे हाथ में होता है, कंट्रोलेबल होता है हमारे इन हैंड, कि हम अपना बिजनेस स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएं। कई स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा है, तो उस तरह के हमने अपना बिजनेस में कौन किसका पोजीशन, किस पर्सन का पोजीशन, किस पोस्ट का पोजीशन कहाँ पर होगा, ये इस बात को इंडिकेट करता है, ताकि हमारा हर एक एक्टिविटीज जो होता है, इंटरनल एक्टिविटीज, वो हमारे प्रोडक्शन को, हमारे गोल को इजिली कैसे इफेक्टिव वे में हम, इफेक्टिव एंड इफिशियंसी वे में हम कैसे उसको अचीव करें, मेन उसको फोकस करके होता है। तो देखिए हमारा बिजनेस का कल्चर कैसा है, हमारा बिजनेस का नियम रीति रिवाज कैसा है। ये रीति रिवाज बिल्कुल एग्जैक्टली बिजनेस के साथ भी इन्वॉल्व होता है कि बिजनेस क्या सोच लेकर, क्या थिंक लेकर के चल रही है, यहाँ पर बात होती है। अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट की स्टाइल के बारे में, तो मैनेजमेंट का स्टाइल आपने मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल पढ़ा है, मैनेजमेंट का स्टाइल पढ़ा है। जैसे कि अगर बात करें कि कोई मैनेजमेंट ऐसा है जो अपने वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा फोर्सली हैंडल करता है, जिससे उसके वर्कर्स जो है वो प्रोडक्शन अच्छा करने के पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन एक कोई ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है जहाँ पर वर्कर्स को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपने फुल इफिशियंसी के साथ, फुल स्पेशलाइजेशन के साथ में काम कर सके। तो ये दोनों ही एक अलग मैनेजमेंट का स्टाइल है, लेकिन दोनों का अपना अपना एक नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ये हमारे बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ इन्वॉल्व होता है बच्चों। देखिए ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अगर कहा जाए तो एक बिजनेस सरवाइव करता है, डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, उसका मेन जो कंडीशन होता है वो होता है, उसका जो मेन फैक्टर्स होता है जिसके बेस पर वो ग्रोथ करता है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। जितने अच्छे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उतना अच्छा बिजनेस जो है वो ग्रोथ करता है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है। अब देखिए क्या आ जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट में, लेबर यूनियन। लेबर यूनियन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये चीजें जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट बनता है बच्चों। फिजिकल एंड टेक्निकल रिसोर्सेस हमारे पास कितना है, जितना अच्छा टेक्निकल रिसोर्सेस होगा, जितना अच्छा फिजिकल रिसोर्स होगा, हम अपने प्रोडक्ट को में और ज़्यादा क्वालिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस की पॉलिसीज क्या है, लीडरशिप स्टाइल्स क्या है, तो ये सब अगर ईच एंड एवरी टॉपिक्स को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये ऑल पार्ट्स जो है वो बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ में इन्वॉल्व होता है, जिसमें एक क्या है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये देख पाते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जितने भी टॉपिक्स इन्वॉल्व है इंटरनल इन्वायरमेंट में, उसे बिजनेसमैन आसानी से हैंडल कर सकता है, आसानी से उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि इंटरनल इन्वायरमेंट को ये कंट्रोलेबल होता है, बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे बिजनेस में जो थ्रेट्स आ रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उसके आधार पर हम लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरी कोशिश है बच्चों एकदम सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजीली आप लोगों को चीज़ों को हम आपके दिमाग में डाल दें, ताकि आपके जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपको समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए। अब आते हैं देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बच्चों
दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा कि जो है तो बाहरी चीजें, लेकिन जो बाहर होते हुए भी नजदीकी तौर पर बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। बिजनेस के इंटरनल पार्ट का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल पार्ट का हिस्सा है, लेकिन वो बिजनेस को प्रभाव डालते हैं, जिसके एक्टिविटीज का जिसकी जो भी कार्यविधि है उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है, तो उनको हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करते हैं बच्चों। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में जो नजदीकी से बिजनेस को प्रभावित कर रहा है, जिसकी एक्टिविटीज से बिजनेस जो है वो प्रभावित हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा। देखिए क्या कहा जाएगा, जैसे कि पब्लिक है, तो जहां पर बिजनेस स्टेबल है वहां की पब्लिक की सोच क्या है, वहां पर एजुकेशन लेवल क्या है, वहां पर लोग जो है किस तरह से आपके बिजनेस का उसका नजरिया, उनका एटीट्यूड रिगार्डिंग योर बिजनेस कैसा है, तो ये चीज बिजनेस को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि कहीं की पब्लिक जो है वो बिजनेस को वहां पर नहीं चाहती है, तो हमेशा वो प्रोटेस्ट करेगी कि इस बिजनेस को यहाँ से हटाया जाए, और वही जो अगर जो लाइक करेगी तो वो आपको पब्लिक के सपोर्ट से आपका बिजनेस जो है और ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर ये पब्लिक जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात कर रहा है, वो मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सप्लायर में कौन आ जाएगा, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर सप्लायर्स का नजरिया आपकी तरफ ठीक है, वो टाइम पर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो एकदम इजिली बेस पर आपका प्रोडक्शन होगा और आपका काम जो है बहुत ही सिंपली वे में चलता चला जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर वो सप्लायर्स जो है वो कहीं कहीं पर आपको मतलब कि आपके सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन ये पता कर दे रहा है कि वो टाइम पर गुड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, उसके रॉ मटेरियल में क्वालिटीज नहीं है वगैरह समथिंग, तो इसके पर हम लोग इसको हमारा बिजनेस, हमारा प्रोडक्शन इफेक्टेड होता है। तो सप्लायर्स या जो है वो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है तो वो बाहर का, लेकिन वो बिजनेस को प्रभावित करता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि कभी भी हमें एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, राइट ना, ताकि वो एक अगर प्रॉब्लम्स करे तो दूसरे साथ हमारा रिलेशन बना हुआ रहे और हमें रॉ मटेरियल्स मिल सके। उसके बाद देखिए हम लोग आता है मार्केट एंटरप्रेन्योर जो है इंटरमीडियरीज, जो मार्केट यानी कि जो मार्केट में मध्यस्थता का काम करते हैं ना, इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, जो कस्टमर्स और सेलर के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं, उनका थिंकिंग, उनका रवैया, उनकी एक्टिविटीज अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, सरवाइव करेगा, अगर वो नेगेटिव है तो हमारे बिजनेस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह कई एग्जांपल्स हमारे पास आसपास हमेशा देखने को हमें मिलते हैं। तो वहां पर बात आ जाती है कंज्यूमर या कस्टमर्स की। अगर हम बात करें तो कंज्यूमर और कस्टमर्स देखिए दोनों तो है एक चीजें, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि दोनों का नेचर अलग अलग है। दोनों है एक चीजें लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग है। जहां पर हम लोग कंज्यूमर की बात करें, यानी कि जो वो पर्सन जो आपके प्रोडक्ट को परचेज किया और खुद कंज्यूम कर लिया, उसका उपभोग कर लिया, तो दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर। कस्टमर हम लोग कहेंगे, उसको कहेंगे जो सामान को खरीदने वाला। तो ये जरूरी नहीं खरीदने वाला जो है कंजम्पशन ही करेगा, वो सेल करने के लिए भी प्रोडक्ट्स ले सकता है। तो उनका थिंकिंग आपके टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स कैसा है, ये चीजें हमारे प्रोडक्ट्स को मतलब हमारे बिजनेस को सर्वाइव करने में उस हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर कस्टमर देख रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हेल्पफुल नहीं है, हमारे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नुकसानदेह है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, तो वो हम कभी भी हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, हमारा बिजनेस जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिनाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहे हैं वो क्या है, कंपटीटर्स का थिंकिंग, कंपटीटर्स का एक्टिविटीज भी उसके आधार पर, यानी उसकी एक्टिविटीज उसके मतलब जो वो कर रहा है मार्केट में अपनी जो पॉलिसीज ला रहा है, तो उनकी एक्टिविटीज के बेस पे हमें अपने पॉलिसीज में चेंजिंग लानी पड़ती है, एक्टिविटीज में चेंजिंग लानी पड़ती है। तो अगर देख रहे हैं तो ये सब सारी चीजें जो है एक्सटर्नल पार्ट्स का मतलब हिस्सा, लेकिन क्या है कि बिजनेस को नजदीकी तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि बिजनेस के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ये सारे लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, जुड़े हुए हैं और वो बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये एक्सटर्नल पार्ट्स को दो पार्ट बांटते हैं, एक है मिक्रो। तो मिक्रो एनवायरनमेंट में जो जुड़े हुए हैं लेकिन बिजनेस के क्या हिस्सा नहीं है, लेकिन बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये समझ में आ गया आपको।
आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में बच्चों क्या चीजें आएगा, जो बिजनेस को दूर से प्रभावित करता है, यानी कि बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिविटी, उसमें जो चेंजिंग आ रही है वो हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रही है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं, 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो किस तरह का है, उससे हमारा बिजनेस प्रभावित होता है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी में जो चेंजिंग आ रही है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजिंग लाया इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो वो गवर्नमेंट ने लाया सभी बिजनेस के लिए, तो हर बिजनेस के लिए हर बिजनेस पर उसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो चीजें हमारे बिजनेस पर प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अभी किसकी गवर्नमेंट है, उनका हम उस बिजनेस के प्रति क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, ये चीजें यहाँ पर आ जाती है। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, कल्चर हमारा सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी में मतलब कि बर्थ करता है, सोसाइटी में ही वो मतलब ग्रोथ करता है, सर्वाइव करता है, तो सोसाइटी की थिंकिंग और पर का उस पर प्रभाव पड़ेगा। और सोसाइटीज में रहने वाले जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, हम लोग हैं, उनका जो सोच है, उन किस तरह के प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं, उनका कल्चर क्या है, ये सब सारी चीजें, इसमें कई सांस्कृतिक धार्मिक चीजें जो है इन्वॉल्व होंगी, तो वो हम उसका प्रभाव हमारे बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि उसके आधार पर ही हम लोग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब टेक्निकल इन्वायरमेंट, टेक्निकली क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, जैसे कि अगर अभी इंटरनेट का समय है, तो इसमें कई ज़्यादा बिजनेस में कई ज़्यादा मतलब कि काफ़ी दूरियों को इसने कम कर दिया है। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव, इसे टेक्नोलॉजी है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, तो बिजनेस हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर पाता है। तो इसमें जो चेंजिंग आती है, टेक्नोलॉजी में जो चेंजिंग आती है, इसे हमें अडॉप्ट करना होता है, इसके आधार पर हमें चलना होता है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाता है कि नेचर के द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा कि 2 साल पहले जो 2019-2020-21 वाला जो सिचुएशन था, वो क्या था, एक पेंडेमिक का था, कोरोना पेंडेमिक का, जिसके कारण कई बिजनेस इफेक्टेड हुआ। तो इसको हम लोग नेचुरल में रख सकते हैं, टेक्निकल में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस सिचुएशन रही, क्योंकि नेचुरली था, किसी कंज्यूमर के मतलब जो भी पर्सन है, जो पब्लिक है, उनको हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, जिससे एक भी उनके द्वारा कंज्यूम किया जाने वाला प्रोडक्ट में कई चेंजिंग आए, तो वो सब चीज़ें आ जाएगा यहाँ पर। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्या बिजनेस का सिचुएशन बन रहा है, क्या पॉलिसीज बन रही है, किस तरह के प्रोडक्ट्स का डिमांड हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मैक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो ऑल ओवर ये पूरा कंडीशंस है जो बिजनेस को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर आप देख लें कि जो आपका एमकॉम का जो सिलेबस है वो इसी के आधार पर है। बिजनेस इन्वायरमेंट का तो पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड किया कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है वगैरह, समथिंग इसका नेचर वगैरह, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट मतलब अदर जो चैप्टर्स हैं, वो आपके इन्हीं मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में है, जिसमें आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों को आपको एमकॉम के सिलेबस में पढ़ना है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपका ये बिजनेस इन्वायरमेंट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। तो इन चीज़ों के बारे में तो आपने यहाँ पर खुद से समझ लिया कि क्या होता है, तो इनको हम लोग एक एक करके डिटेल्स में चैप्टर वाइज जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो यहाँ पर और हम लोग देख लेते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का एग्जाम में पूछता है, इसका नेचर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो उसको भी हम लोग एक छोटा सा थोड़ी से ये में पॉइंट वाइज उसको समझ लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लें कि बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर कैसा होता है। हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लिया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में हमेशा पूछता है कि इसका नेचर क्या होता है। तो सिंपली इसका नेचर है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जो अभी हम लोगों ने क्लियर किया अभी ये टॉपिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, जो अलग अलग तरह से अपने अपने ढंग से बिजनेस को प्रभावित करता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप मतलब इसको डिटेल्स आप लोग एग्जाम में लिख लोगे
ये इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, इसमें एवर चेंजिंग होते रहता है, हमेशा उसमें बदलाव होगा, पॉलिसीज में बदलाव होगा, सबकी एक्टिविटीज में बदलाव होगा, है ना। सभी इन्वायरमेंट में बदलाव होगा, जो लोग जो नेचुरल हो गया, जो डिजास्टर के बेस पर, यानी किसी भी तरह से हमेशा उसमें बदलाव होता रहता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर है क्या, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, ये बिजनेस को काफी, ये इन्वायरमेंट को काफी क्या करता है, जटिल बना देता है, क्योंकि इसको वो सब सारा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जो बिजनेस को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये इंटर रिलेटेड होता है, देखिए इसका मतलब क्या था, इंटर रिलेटेडनेस, ये एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व होता है, यानी जितनी भी बिजनेस इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स है, सभी एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व होती है। अगर जैसे बात करा जाए कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ेगा, है ना, हर एक चीजों, हर एक प्राइस, जो गुड्स के प्राइस पर पड़ेगा, फेयर्स पर पड़ेगा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज में पेट्रोल्स वगैरह का यूज होता है वहां पड़ेगा, तो हर जगह पड़ेगा। तो जितना एक चीज में चेंजिंग आने से उसका प्रभाव कई जगह पड़ने लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इंटर रिलेटेड होता है, दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये अनसर्टेनिटी इसके साथ हमेशा इन्वॉल्व है, अनिश्चितता जिसको कहते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में रिजल्ट प्रोवाइड करता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आज पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि ये देखना, बिजनेस, एक अच्छा बिजनेसमैन क्या कर सकता है कि वो अनुमान लगा सकता है, फोरकास्टिंग कर सकता है कि फ्यूचर में अब ये ऐसा सिचुएशन है तो ये होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली अगर कहना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखा, वो क्या होता है, वो एक अनसर्टेनिटी बेस प्रोवाइड करता है बिजनेस को, तो ये नेचर को आ जाता है। ये इंटर डिपेंडेंट्स होते हैं, यानी कि बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, इन्वायरमेंट अपने बिजनेस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जो बिजनेस में जो भी चीजें, मतलब इन्वायरमेंट में जो चीजें हो रही है उसके आधार पर बिजनेस इफेक्टेड हो रहा है, लेकिन उस आधार पर अगर बिजनेस अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेकर के आता है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस के आधार पर इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये हम लोग 6 पॉइंट यहाँ पर नेचर को देख पाएंगे। आगे हम लोग आते हैं कि इसका बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी करना हमारे लिए कितना जरूरी है, ये हमारा इंपॉर्टेंस बताता है। तो कितना जरूरी, क्योंकि इससे हमको क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला फायदा क्या है कि ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है बच्चों। हम बिजनेस हमेशा एक अवसर की तलाश में होता है कि जिस अवसर का फायदा उठा करके वो अपने गोल को अचीव कर ले, अपने आप को उस पिक पॉइंट तक लेके जाए जहां पर वो मार्केट के एक बड़े एरिया को कवर कर सके। तो यहाँ पर बात आ रही है कि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी है, इसका ये स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया है। दूसरा देखिए क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बिजनेस इन्वायरमेंट का अगर हम स्टडी करते हैं प्रॉपर वे में, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधन का हम एक बेटर यूज कर पाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के आधार पर हम लोग उसका यूज करेंगे। तो यानी इन्वायरमेंट से हम लोग बेटर पाने के लिए यूज करेंगे, तो हम लोग एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना करके रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे, राइट। अब ये बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड ईयरली वार्निंग सिग्नल। ये क्या करता है, ये हमें बताता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी ये बतलाता है कि हमारे पास क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर जो चेंजिंग आ रही है बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, मैक्रो इन्वायरमेंट में, तो उसका प्रभाव आप उसके आधार पर आप कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस चीज के, उस चुनौती के बारे में आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है, हेल्प करता है बच्चों। ये क्या करता है, ये रिपीट चेंज यानी कॉपी विद द रिपीट चेंज, ये जो अपने आप में चेंजिंग लाने में, मतलब कि अपने बिजनेस में हम चेंजिंग ला रहे हैं अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कि जो थ्रेड्स प्रोवाइड कर रहा है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम इजिली मतलब कि अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे। अगर हमें पता है कि क्या होने वाला है, तो हम अपने आप बचाव के लिए उपाय कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है। ये क्या करता है,
बीटिंग करता कंपटीशन, ये कॉम्पिटिशन्स के बारे में जानने में हेल्प करता है कि हमारे राइवल्स की क्या अगला कदम होगा, जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे और अच्छी तरीके से मार्केट में ला सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या करता है ये, इसका स्टडी से जुड़ी है कि आइडेंटिफाई फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वही चीज जो मैंने बताया कि ये बिजनेस की स्ट्रेंथ यानी कि अपना हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास क्या कमजोरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम देख पाएंगे ना कि हमारे पास जो थ्रेड्स आ रही हैं, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, असिस्ट करता है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ये एक जो सिचुएशन अभी है, जैसे कि मैंने अभी हमारे पास एक रिसेंट करंट एग्जांपल है कि कोरोना पेंडेमिक में जो कंपनियां थी, कई कंपनियां डूबी मतलब उसका जो शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन कर गया, काफ़ी कोई मार्केट जो है, कोई प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा मार्केट में यूजेबल हुआ। तो इस ढंग से अगर देखा जाए तो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी जो है वो पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही शॉर्ट में और एक मैंने कोशिश किया है कि चीज़ों को मैं अच्छी तरह से आपके सामने रख पाऊँ बिजनेस इन्वायरमेंट में के बारे में के एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो आप यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इसके नेचर बताइए, इसका इंपॉर्टेंस बताइए, इसका कंपोनेंट्स बताइए, तो ये सब चीज़ें आती है। तो आप लोग इसको ईजिली अगर पूरा लेक्चर अच्छा से सुन रहे हो तो अच्छे से आप लिख पाओगे, आपको अलग से कुछ फर्दर मतलब मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी जो आपका सिलेबस है बच्चों, एमकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, तो उसमें आपको अगर किसी भी टॉपिक्स के नोट्स की ज़रूरत हो, मटेरियल्स की ज़रूरत है, स्टडी मटेरियल्स की, तो आप हमें कमेंट करके वो मटेरियल्स मंगवा लीजिए। अगर मैं अधिक से अधिक मैं चाहूँगी कि मैं आपका हेल्प कर सकूँ। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, वो आएगा आपका मैनेजरियल अकाउंटिंग का, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल पेपर है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस प्रैक्टिकल पेपर को कंप्लीट कर सकूं और जो थ्योरीज पेपर है वो उस थ्योरी पेपर का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। तो जिनको भी रिक्वायरमेंट है वो मैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर सभी आप लोगों के पास है। तो वहाँ से आप अपने स्टडी को अब थोड़ा सा मतलब कि गति दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी एडमिशन हो चुका है, काफ़ी दिन हो गया, अब एग्ज़ाम आपके सामने बस कुछ ही दिन में ही आने वाला है। तो एक तैयार अपने आप को करके रखना जरूरी है। और इससे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप जो एमकॉम कर रहे हो वो आप नेट के लिए कर रहे हो, नेट एग्ज़ाम निकालने के लिए कर रहे हो। आप एमकॉम कर रहे हो तो एक और भी कंपटीशन में जाने के लिए कर रहे हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में बने रहे, क्योंकि एमकॉम करना पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ है हमारा जो हम अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे, जिसके बेस पर हम अपने जॉब को ले पाएंगे, तो वो हमारा पर्पज़ है। तो वहाँ पर अधिक से अधिक आप अपने आप को तैयार करें। इसी शुभकामना के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।